तो आज के आपके करंट अफेयर्स 26 अगस्त 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपके जुडिशरी बारे। तो फाइनली आपकी गवर्नमेंट ने 9 जजेस का नाम क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में जज लगने के लिए। देखो, सबसे पहले तो लिमिट क्या है जज बनने की, एक साइड से शुरू करते हैं, पूरा प्रोसेस समझाता हूं जज कैसे बनते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के अंदर जो जुडिशरी का सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें उस स्ट्रक्चर में हमारी जुडिशरी में सबसे टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हर स्टेट के अंदर आते हैं हाई कोर्ट, उससे नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है, एक सिविल केसेस के लिए, एक क्रिमिनल केसेस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इंडिया का जुडिशरी का स्ट्रक्चर है। अब यहां पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैसे जजेस अपॉइंट किए जाने हैं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया हुआ है, किस तरीके से जज अपॉइंट किए जाने हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस हद तक स्ट्रक्चर बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जजेस भी कितने होंगे वो भी इसके अंदर बताया जाता है। ठीक है, देखो आपके इंडिया के 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। कौन से 3 ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेचर, जो इंडिया में पार्लियामेंट है इंडिया की, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, इंडिया में टॉप एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। एक मिनट देना बस। हाँ, तीसरी चीज है, सॉरी थोड़ा सा बीच में अगर शोर आ रहा है तो मैं रिपीट कर दूंगा, कहीं पे किसी को ना सुना। ऑनलाइन भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा सा ड्रिलिंग हो रही थी। ठीक है, तो तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी, जिसमें सबसे टॉप पे कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे, हर जगह ना फिक्स किया जाता है। ये तीनों ऑर्गन्स में आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया हुआ है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। जैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस बनाए हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये किसी और दिन करंट अफेयर में पढ़ेंगे। इनके अंदर भी कितनी सीटें होंगी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया हुआ है। प्रेसिडेंट एक ही हो सकता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ओवरऑल कितने हो सकते हैं ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है। ये किसी और दिन पढ़ेंगे, पर मैं तुम्हें रफली बताता हूं। 15% ऑफ लोकसभा सीट्स, जितनी लोकसभा सीट्स होंगी उसका जो भी 15% बनेगा वो मैक्सिमम मिनिस्टर्स उतने नंबर के हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर है। ये किसी और दिन पढ़ेंगे। आज का जो हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक है वो जुडिशरी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम आपके जजेस की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी। यानी कि कितने नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करके देती है। तो इस टाइम पे जो आपका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसमें टोटल इस टाइम आपके सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हो सकते हैं 34 है। ये 2019 में बदला गया था, उससे पहले 31 जजेस होते थे, थोड़े और बढ़ा के नंबर जो है मैक्सिमम जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट में 34 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब जो मैक्सिमम जजेस है, अब इंडिया का हाईएस्ट जज कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम सीजेआई कहते हैं। ये आपके सुप्रीम कोर्ट का भी हेड होता है और वैसे भी इंडिया का हाईएस्ट जज यही होता है। तो एक्चुअली आपके जो सुप्रीम कोर्ट की टोटल 34 जजेस की स्ट्रेंथ है, उसमें एक सीजेआई हो गया प्लस 33 अदर जजेस।
अब देखो सिर्फ आपकी पार्लियामेंट की यहां तक पावर लिमिट की हुई है कि वो नंबर ऑफ जजेस डिसाइड कर सकते हैं। एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब आपकी जुडिशरी, जो आपके कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। एक इमेजिन करो कि आपकी जो कोर्ट है वो सरकार के अंडर ही काम कर रहे हैं, वो तो कभी सरकार के अगेंस्ट फैसला ही नहीं देंगे, वो तो हमेशा सरकार की तरफ के ही फैसले देंगे। तो अगर तुम चाहते हो वो ऐसे फैसले दें जहां पे अगर सरकार गलत है सरकार के अगेंस्ट, लोग गलत है तो लोगों के अगेंस्ट, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक ऐसा पर्सन बनाओ जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो यहां पे आपके इसलिए क्या किया गया, जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज मेन टॉपिक उसी का ही है। तो अपॉइंटमेंट क्या किया जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे आपका प्रेसिडेंट आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। पर ये जो एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, ये बहुत टाइम आपके कंट्रोवर्सी में आई कि क्या इस चीज को, जब आप एडवाइस ऑफ सीजीआई कहते हैं, क्या प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी भी कर सकता है अपॉइंटमेंट टाइम? क्योंकि एडवाइस तो एक तरह से सलाह है ना, लाइफ में सारी सलाहें तो नहीं मानी जाती। तो क्या ये सलाह मानी जाएगी या प्रेसिडेंट के लिए ऑप्शनल है कि वो टाल भी सकता है? ठीक है, तो आपके प्रेसिडेंट की मर्जी है यहां पे। ठीक है, या तो ये लगा, या अगर सीजीआई के ऊपर बाउंड है कि जो सीजीआई बोलेगा वही लोग प्रेसिडेंट उन्हें ही अपॉइंट करेगा, तो सीजीआई के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। सीजीआई तो अपने सारे पसंद के लोगों को अपॉइंट कर सकता है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार केस फाइल हुए कि किस तरीके से आपके डील किया जाएगा इस चीज को। इसमें सबसे जो लास्ट केस था जिसने एक पूरा सिस्टम बनाया, वो था जिसे हम कहते हैं थर्ड जज केस। ये जो थर्ड जज केस था, इसमें एक सिस्टम डेवलप किया गया जजेस को अपॉइंट करने का, जिसे हम कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। इस कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, टोटल 5 लोग होते हैं। 5 लोग कौन होते हैं? सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई भी सुप्रीम कोर्ट में जज लगा हुआ है, और जो उसके बाद के 4 सबसे सीनियर जजेस हैं, ये 5 लोग मिलके एक लिस्ट बनाएंगे कि किस किस जज को प्रमोट करके आपके सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है, या किस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए। तो ये 5 लोगों में से अब कितने लोगों का एग्री करना जरूरी है उस लिस्ट में अप्रूव होने के लिए? वो है अप्रूवल चाहिए सीजीआई प्लस 3 अदर्स का। ठीक है, देखो टोटल क्या था, हमें सीजीआई प्लस 4 थे, टोटल 5 थे ना, यानी कि सीजीआई प्लस 3 का अप्रूवल चाहिए। अब सीजीआई अलग क्यों लिखा है? टोटल 5 वहां पे, मतलब यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिख दिया और यहाँ पे 4 क्यों नहीं अप्रूवल लिख दिया? बात ये है कि देखो, इन चारों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। 4 की मेजॉरिटी क्या होगी? 3 होगी, 2 पे तो टाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 हो गया, प्लस सीजीआई का अलग से हाँ होना चाहिए, इसलिए सीजीआई को अलग से लिखते हैं। लेट्स सपोज ये चारों हाँ कर रहे हैं किसी कैंडिडेट के लिए, पर सीजीआई मना कर दे कि नहीं ये कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट नहीं होगा। सीजीआई का अप्रूवल चाहिए, प्लस इन 4 में से किसी भी 3 का अप्रूवल चाहिए, वो जज का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है। अब इस तरीके से जितनी आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीटें खाली पड़ी हैं, टोटल 34 जजेस अपॉइंट कर सकते हैं ना, तो लेट्स सपोज इस टाइम कोर्ट में आपके 24 जज अपॉइंट हुए थे, 10 सीटें खाली पड़ी थी, यानी कि 10 नाम कोई ऐसे शॉर्टलिस्ट करने हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव कर दे। 2 को नाम फालतू दिए जाते हैं सरकार को, क्योंकि होता क्या है, जब किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया जाता है। ये एक लिस्ट बनाएगा कोलिजियम, ये आपके आगे फॉरवर्ड कर देगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास जाता है, फाइनल साइन होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, और ये 10 के 10 लोग जो हैं बनने होंगे, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं।
ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। पूरा प्रोसेस समझ आ गया? कोलिजियम सिस्टम किसे कहते हैं समझ आ गया? ठीक है, कितने लोग हैं, CGA +4, 3 का अप्रूवल चाहिए उसमें। कोई भी किसी को कोई भी डाउट हो, अगर अपॉइंटमेंट, अगर ये क्वेश्चन आता है हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट यहां पे, यहां तक? तो आपका फर्स्ट कोलिजियम सिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया है यही है। देखो, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और ये थर्ड जज, ठीक है, जो मेन आपका था वही सारी चीज मैंने आपको डायरेक्टली समझा दी। ठीक है, तो ये सारी की सारी वर्किंग यहीं पे समझाई है। अब सेकंड करंट अफेयर है एक इंडिया के अंदर जो आपके लॉकडाउन में ट्रेंड बहुत बड़ा, और अब इसके ऊपर सरकार सोचने में मजबूर है, ऑनलाइन गैम्बलिंग। आपकी बथेरे टाइप की गैम्बलिंग आ गई है, वो 3 पत्ती जैसी गेम्स भी ऑनलाइन आ गई है। उसके अलावा वो ड्रीम 11 करके जो IPL के टाइम या इनके टाइम चल रही है। इसके अलावा सट्टा भी बहुत सारा चलता है कि कौन मैच जीतेगा कौन मैच हारेगा। अब इसमें से क्या चीज लीगल है इंडिया में, क्या चीज इलीगल है? अब देखो, पहली बात तो सेंटर ने आज तक गैम्बलिंग के ऊपर कोई कानून, सेंटर का अपना खुद का कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसा क्यों? सेंटर ने कभी कोई कानून इसके ऊपर क्यों नहीं बनाया? इसमें फिर से आपके कॉन्स्टिट्यूशन का रोल आ जाता है। देखो, आपके इंडिया में 2 टाइप की सरकारें हैं जो आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी, हम सबके ऊपर 2 टाइप की सरकारें हैं जो स्पेसिफिकली कानून बनाती हैं। एक है आपकी सेंटर की सरकार, जो जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं। दूसरी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे भी क्राइम्स है ना जो किसी एक स्टेट को ही स्पेसिफिक है, या किसी उस स्टेट में जाके वो क्राइम अलग हो जाता है, उसकी सजा अलग हो जाती है। ठीक है, कहीं पे शायद तुम अगर गंदगी डालते हो वहां पे सिर्फ 100 रुपए फाइन हो, कहीं पे 500 होगा। ऐसी सारी चीजों में फर्क आ जाता है। ये फर्क क्यों आता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि ऐसी 2 गवर्नमेंट्स हैं जो अपने सिटीजन्स के ऊपर कानून बनाएंगी। इसीलिए आपके ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज है जिसे कहते हैं 7th शेड्यूल है। ये 7th शेड्यूल क्या है? देखो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ओवरऑल देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को आप 3 हिस्से में बांट सकते हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। वो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 हिस्से कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे, जैसे कोई भी किताब खोलते हो उसकी इंट्रोडक्शन आती है, तो एक तरह से सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स दिए। इन पार्ट्स में क्या है, जितने भी अलग अलग रेगुलेशन, जैसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट का ही पढ़ के हटे हैं, वैसे सारी चीजें इन पार्ट्स में दी हुई हैं। इन पार्ट्स के अंदर ही हैं आपके आर्टिकल्स। ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर ही हैं आपके आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा हिस्सा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी में दिए हैं शेड्यूल्स। ये शेड्यूल्स क्या है? ये जो पार्ट्स थे इनमें ना जानकारी पूरी डिटेल में नहीं दी। अगर किसी को एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, पूरी किसी चीज की डिटेल चाहिए, वहां पे लिखा होता है कि इस शेड्यूल को रेफर कर लो। ठीक है, उस शेड्यूल में डिटेल दी होगी। जैसे आपकी बुक्स के आखिरी में पेज होते हैं ना अपेंडिक्स के, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वो वैसे ही शेड्यूल है। तो टोटल आपके 12 शेड्यूल एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से जो 7th नंबर का शेड्यूल है वो आज हमारे करंट अफेयर के इंटरेस्ट का है। इसमें आपके ना कभी सेंटर और स्टेट्स के अंदर लड़ाई ना हो जाए किसी मुद्दे को लेके कि मैं इसके ऊपर कानून बनाऊंगा या तुम बनाओगे। इस पार्ट में क्या किया गया है, जिम्मेदारियों को पहले ही 3 हिस्सों में बांट दिया गया। वो जिम्मेदारियां जिन्हें सिर्फ सेंटर ही निभाएगा। जैसे इंडिया का डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल रिलेशंस हो गए इंडिया के, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, तभी जो आर्मी है या जो टैंक्स हो गए या ये जितनी भी हैवी मशीनरी है, ये सारी की सारी सेंटर की है। किसी स्टेट के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी ही, मतलब स्टेट्स क्यों खर्चा करें? जब जिम्मेदारी सेंटर ने ली हुई है तो स्टेट्स क्यों खर्चा करेंगे? वैसे ही अगली लिस्ट आ जाती है जहां पे जो काम स्टेट्स करेंगे, जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। ये यूनियन लिस्ट होगी,
वो क्या क्या काम करेंगे, ये होगी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसा सारा काम जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को करना है वो लिखा जाता है। जैसे कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ, जो हॉस्पिटल्स होंगे कहां पे होंगे कैसे होंगे, ये स्टेट का काम है। ठीक है, इसके अलावा अब आपने एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपने एक चीज देखी है, अलग अलग स्टेट्स में जब आप जाओगे ना, मूवी टिकट्स के प्राइसेस में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, दिल्ली जैसी जगहों पे बहुत महंगी है टिकटें, कई शहरों में बहुत ही सस्ती हैं। सबसे बड़ा फर्क कहां आता है, इन्हें जो रेगुलेट करने के लिए एक ना टैक्स अलग से भी लगते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स होते हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो पूरी रेगुलेट होती है वो स्टेट वाइज होती है। तुम अपने स्टेट में कोई भी फंक्शन चाहते हो या नहीं चाहते, लेट्स सपोज तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी स्टेट में कभी भी सर्कस लगे, तुम्हें सेंटर की सरकार कभी मजबूर नहीं कर सकती कि अपनी स्टेट में सर्कस लगाओ। ठीक है, वो सब कुछ एंटरटेनमेंट, ऐसी सारी चीजें यही डील करते हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बोला जाता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है जिसपे दोनों काम करेंगे, यूनियन भी काम कर सकती है, स्टेट भी काम कर सकती है। इसमें जैसे आपकी एजुकेशन आ गई, ठीक है, इन्वायरमेंट आ गई, जंगल, सारी चीजें आ गई, इनके ऊपर दोनों मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन के ऊपर आपकी स्टेट भी जोर लगाती है, सेंटर भी जोर लगाती है। तो ऐसे आपकी ये सारी लिस्ट बनाई गई। जो ये जो सारी गैम्बलिंग इंडस्ट्री है ना, वो स्टेट लिस्ट में आती है। गैम्बलिंग भी एंटरटेनमेंट का पार्ट है, ये इसमें ही आ जाती है। मतलब गैम्बलिंग अलग कॉलम बना हुआ है, इसी के नीचे एंटरटेनमेंट से थोड़े से पॉइंट्स नीचे लिखा हुआ है गैम्बलिंग। तो हर स्टेट अपने मुताबिक गैम्बलिंग के कानून बना सकता है। जैसे अगर आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा, गोवा जाके लोग बहुत गैम्बलिंग करते हैं। गोवा के गैम्बलिंग कानून क्या कहते हैं कि तुम लैंड के ऊपर गैम्बलिंग नहीं कर सकते। तो वहां गैम्बलिंग कैसे होती है, वहां पर रिवर्स है ना, रिवर्स के ऊपर बोट है गैम्बलिंग की, क्योंकि पानी के ऊपर तो गैम्बलिंग हो सकती है, तो लैंड के ऊपर नहीं हो सकती। तो उन्होंने जानबूझ के ऐसे कानून बनाए कि इंडस्ट्री भी हार्म नहीं होती, तुमने अपना वो भी रख लिया कि हम गैम्बलिंग हमने तो बैन की हुई है, गैम्बलिंग शरेआम है, पर कानून में स्पेसिफिक लिखा है लैंड के ऊपर गैम्बलिंग नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, बोट्स बनवाई, पानी के अंदर जाके गैम्बलिंग करवाते हैं। ठीक है, कल वो कहेंगे कि रिवर के अंदर ही गैम्बलिंग हो सकती है, वो समुद्र में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। तो ऐसे ही आपकी अब क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखो पहले क्या था, गैम्बलिंग एक्सेस करना मुश्किल था, कहीं पे कोई जगह होगी वहां जाएगा बंदा, वहां जाके गैम्बलिंग करेगा। अब तो इंटरनेट पे गैम्बलिंग अवेलेबल है, हर पर्सन तक पहुंच रही है। तो आपके इसी के चलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले सवाल उठाया था सेंटर से कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को कैसे मैनेज करना है। सेंटर ने कहा कि हमारा काम नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। कौन से शेड्यूल में, 7 शेड्यूल के अंदर ये स्टेट का हिस्सा है, स्टेट काम करेगी इसके ऊपर। तो इंडिया के अंदर गैम्बलिंग अब कहां पे आ जाती है, क्या स्टेटस होल्ड करती है। देखो गैम्बलिंग जो गेम्स हैं वो दो तरीके की कैटेगरीज में तुम डिवाइड कर सकते हैं, एक है गेम ऑफ चांस और एक है गेम ऑफ स्किल। इंडिया में गेम ऑफ चांस जो है ना, ये मैक्सिमम केसेस में, हर केस में नहीं, मैक्सिमम केस में ये इलीगल है। गेम ऑफ चांस का क्या मतलब है, जैसे किसी चांस क्या है कि लेट्स सपोज जैसे वो क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगता है कि आज इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, कौन कितने रन पे आउट होगा, इस ओवर में कितने बनेंगे, ऐसे पूरे वो डिटेल्ड है ना। पहले स्कैंडल भी निकला था, ठीक है, आईपीएल जो मैच फिक्सिंग का वो सारा निकला था। तो इस तरीके से ये जो चीजें है ना, ये इलीगल है, जहां पे तुक्के लग रहे हैं। ये जो आपके 3 पत्ती जैसी गेम्स है, ये कैसे ऑनलाइन चल रही है, गैम्बलिंग तो ये भी है। इन्हें बोला जाता है गेम ऑफ स्किल। अगर स्किल आती है तो तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंडिया में ये चीजें अलाउड है, ठीक है। आप गेस वर्क की चीजें नहीं कर सकते, जहां पे सिर्फ लक है वो नहीं है, जहां पे स्किल है वो तुम कर सकते हो। इंडिया में गेम्स को इन 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, इसीलिए वो 3 पत्ती जैसी गेम्स लीगल है, ठीक है। तभी तो अगले एडवर्टाइजमेंट्स भी करते हैं, नहीं तो इलीगल चीज की एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे। पर बाकी कहीं पे भी आपकी ये चीजें नहीं होती। स्टेट लिस्ट अब ऐसा नहीं है कि गेम ऑफ चांस हर जगह ही इलीगल है, वो स्टेट्स कंट्रोल करती है। जैसे आपकी लॉटरी लगा लो,
लॉटरी तो गेम ऑफ चांस है ना। तो वो स्टेट ने क्या किया हुआ है, सरकारों ने क्या किया हुआ है, अपने पास ही मोनोपोली रखी हुई है। प्राइवेट सेक्टर को लॉटरी में आना अलाउड नहीं है। सरकारी लॉटरियां आती हैं सारी की सारी, अगली बार कोई भी लॉटरी देखोगे हमेशा उसके ऊपर देखना इस स्टेट की लॉटरी है, स्टेट की, मतलब अलग अलग फेस्टिवल्स पे स्टेट का नाम हमेशा ऊपर लिखा होगा। स्टेट लॉटरी, कोई भी जो फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली, न्यू ईयर, कुछ भी उसमें निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वो सारी स्टेट ने कंट्रोल करके रखी हुई है। क्लियर है। तो इंडिया में और क्या क्या चीजें लीगल हैं और क्या क्या चीजें इलीगल हैं। जैसे हॉर्स रेसिंग या लॉटरीज, ये दोनों इंडिया के अंदर लीगल है। हॉर्स रेसिंग जहां पे होती है ना, वहां पे आपकी गैम्बलिंग लीगल है, ठीक है। ये हमेशा से पूरी दुनिया में ही लीगल है। जो घोड़ों की रेस है उसके ऊपर आपकी गैम्बलिंग लीगल है, ठीक है। उसके ऊपर सट्टा लगता है और चलता भी है, ठीक है। अब कई स्टेट, ज्यादातर इंडिया की स्टेट्स में आपकी लॉटरी तो वैसे ही लीगल है, पर वही मैंने आपको बताया वो स्टेट कंट्रोल्ड है, ठीक है। उसके बाद कई जगहों पे ऑनलाइन गैम्बलिंग या लैंड बेस्ड कैसीनोज भी हैं। गोवा में सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक को परमिशन मिली हुई है, ठीक है। बाकी सारे समुद्र में चलते हैं। सिर्फ एक लैंड कैसीनो है, बाकी सारे समुद्र में है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ एक सिंगल लाइसेंस निकाला था, बाकी सारे लाइसेंस नहीं है, सिर्फ एक लाइसेंस है। तो कहने को ये लैंड पे तो इस तरीके से। उसके बाद महाराष्ट्र में गैम्बलिंग बिल्कुल इलीगल मानी जाती है, ठीक है। ई गेमिंग, गेम ऑफ चांस, जो चांस की भी ऑनलाइन गेमिंग है, वो आपके सिक्किम और नागालैंड में गैम्बलिंग पूरी लीगल है। तो जैसे हर स्टेट, अब इसमें हो क्या रहा है, स्टेट वाइज कानून अलग है। अगर तुम सिक्किम और नागालैंड जैसी स्टेट्स में बैठ के ऑनलाइन सट्टा खेल रहे हो, लीगल है, पर यही महाराष्ट्र में बैठ के खेल रहे हो, इलीगल है। तो स्टेट वाइज कानून चेंज होते हैं आपके गैम्बलिंग के, ठीक है। ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, या आपको गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में क्या लीगल है और क्या सेमी लीगल है, ठीक है। क्लियर है। गेम ऑफ चांस, चांस की बात है, लक की बात है। गेम ऑफ स्किल, तुम्हें अगर 3 पत्ती पता है, मतलब ताश तो सारी गेम इसी चीज की है ना कि तुम पत्ते गिन रहे हो, तो तुम्हें सब पता है, ठीक है। जैसे आते हैं उसे पता होगा, मुझे नहीं आती 3 पत्ती खेलनी, ठीक है। तो पर जितनी मूवीज देखी हैं, कोई कैलकुलेट ही कर रहे होते हैं कुछ, और उसी से ही वो अपना सारी की सारी कैलकुलेशंस करके वैसे ही सारा हिसाब होता है। अब नेक्स्ट है आपका स्मॉग। स्मॉग क्या होती है? फॉग प्लस स्मोक, ठीक है। अब इसमें किस तरीके के आपके पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, देखो ये बनती है फॉग प्लस स्मोक से, बिल्कुल उदय जी, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। अब ये जो आपका है आपके स्मोक, अब आपके स्मोक तो सारा साल ही निकल रहा है। अब हम देखते हैं दिल्ली, चलो दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा क्यों है कि आपके दिवाली के टाइम ही वहां पे स्मॉग बनती है? धुआं तो सारा साल ही आ रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है? फॉग कैसे बनती है? हाँ, पोल्यूशन तो साहिबा सारा साल ही है, ऐसा क्या हो रहा है तब? दिवाली के टाइम वो भी एक्साइटेड होके आ जाती है कि फेस्टिवल्स है इंडिया में। देखो आपके 2 टाइप की स्मॉग होती है, ऐसा नहीं है कि समर्स में स्मॉग नहीं हो सकती, आपके समर्स में भी स्मॉग हो सकती है। उसे समर सीजन में कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ये तब बनती है जब आपकी सनलाइट प्रेजेंट होगी और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। जब आपकी हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, देखो आपका ये नेचुरल प्रोसेस क्या है, आपके कहां पे जाके प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है, आपके कहीं पे कोई भी जो शहर बने हुए हैं, लेट्स सपोज ये बिल्डिंग्स हैं, ये गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी आबादी रह रही है, ठीक है। ये सारी जगहों से ये फैक्ट्री बना लेते हैं, धुआं भी उड़ रहा है, ठीक है। हर जगह से पोल्यूशन आ रहा है। अब आम दिनों में क्या हो रहा है कि आपके धुआं तो हर जगह से आ रहा है,
पर आपके होता क्या है, ये धुआं राइज करता जाता है और एटमॉस्फेयर के जब बहुत ऊपर की लेयर में पहुंच जाता है ना, आपका एटमॉस्फेयर इसे दूर दूर तक बिखेर देता है, इसलिए धुएं का असर कम हो जाता है। ठीक है, ये होता कैसे है अब, मतलब ये धुआं बिखेर कैसे देता है? स्मोकिंग, देखो स्मोकिंग भी एक तरह से धुआं है, पर वो इतना सिग्निफिकेंट धुआं नहीं है। सबसे बड़ा जो पोल्यूशन होता है शहरों में, क्या होता है सबसे बड़ा पोल्यूशन शहरों में? हाँ, नहीं नहीं, धुआं तो नहीं होगा ना राइट से। नहीं, ट्रैफिक से भी नहीं, फैक्ट्री से भी नहीं। डस्ट सबसे बड़ा पोल्यूशन है। जो आपकी कंस्ट्रक्शन चलती है ना शहरों में लगातार, सबसे ज्यादा हमेशा देखना कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हवा में होते हैं, वही धुआं भी अल्टीमेटली वहां से ही सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स हमेशा देखना, अगली बार जब दिल्ली में पोल्यूशन होना शुरू होगा ना, वो ना एक एक करके इंडस्ट्रीज बंद करते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्री बंद की जाती है ना, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। ठीक है, उसमें न्यूज तब ये आती है कि आज दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कंस्ट्रक्शन सारी रोक दी जाए, आज दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है फैक्ट्रीज बंद कर दी जाए, आज दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है। अब ये सारी मतलब हवा में आपके पोल्यूशन स्कैटर कैसे हो रहा है? देखो, आपके एक स्कूल से आपने चीज पढ़ी है ना कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे को आती है, आपकी एटमॉस्फेयर में ये सर्कुलेशन चलती है। पर इस चीज को चलने के लिए यानी कि यहां पे ऊपर ठंडी हवा होनी जरूरी है। अगर आपके जब एक्सट्रीम गर्मियां आ जाती हैं, पहले मैं आपको गर्मियों वाली स्मॉग बताता हूं कि गर्मियों में स्मॉग कैसे आ सकती है। जब आपकी गर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हद से ज्यादा गर्मी आ रही है, तब आपका सारा का सारा एटमॉस्फेयर ही ना ऊपर तक गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर काफी हाइट तक, मतलब ऐसा नहीं होता कि सारा एटमॉस्फेयर हीट हो जाएगा, काफी हाइट तक आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। अब सारा एटमॉस्फेयर आपका गर्म हो गया, इतना एटमॉस्फेयर गर्म होने का मतलब है कि अब गैस ऊपर ही नहीं जाएगी, कहीं से ठंडी हवा आएगी तभी तो गर्म हवा ऊपर जाएगी। आपकी जो ये एयर की सर्कुलेशन थी वो आपकी रुक जाती है। अब सर्कुलेशन रुक गई तो यहां से हवा के साथ जो धुआं ऊपर चले जाना था वो धुआं भी नहीं जाता, तो धुआं यहीं इकट्ठा होने लग जाता है नीचे ही सारी जगहों। ठीक है, तो आपके इस टाइम चाहे मॉइस्चर हो, चाहे मतलब फॉग क्या है, फॉग एक तरह से मॉइस्चर है हवा में, मॉइस्चर नहीं भी होगा तब भी यहाँ पे आपका सारा पोल्यूशन इकट्ठा हो सकता है। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट? तो ये होता है जो समर्स में होता है। विंटर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, पर विंटर्स में थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वहां पे ऑब्वियसली हीटिंग नहीं हो रही, सर्कुलेशन ही। देखो, जब भी हवा की सर्कुलेशन रुकेगी ना, तभी आपके स्मॉग बन पाएगी, क्योंकि तब आपका जो पोल्यूशन है ये कहीं जा नहीं पाएगा। अगर हवा अपनी सर्कुलेशन चला रही है तो कभी स्मॉग नहीं पैदा होगी, अगर सर्कुलेशन नहीं हो रही स्मॉग होगी। अब होता क्या है, जब विंटर्स आती हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, खासकर जहां पे भी, चाहे हम ये पूरे प्लेन्स में रह रहे हैं, दिल्ली भी प्लेन्स हमारे इन्हीं हिस्सों में आ गया, पता ही है विंटर्स कितनी ठंडी हो जाती है। तो जमीन के पास आपके, यहां पे जमीन के पास आपके ना कोल्ड एयर नीचे इकट्ठी होने लग जाती है, क्योंकि जमीन, देखो जमीन से ना, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जमीन से ठंडी रेडिएशंस निकल रही होती है, जमीन अपने ऊपर की सारी हवा को ठंडा कर देता है। अब जमीन ने अगर अपनी ऊपर की हवा को ठंडा कर दिया, हवा की सर्कुलेशन चल ही इस प्रिंसिपल पे रही थी ना कि नीचे गर्म हवा हो रही है वो ऊपर जाए, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आए। पर अगर पहले ही ठंडी हवा नीचे है, ऊपर से हवा ही क्यों आएगी, वो तो पहले ही आ चुकी है। तो इस कारण आपकी ये हवा, जब अगर ठंडी हवा नीचे होती है, एयर सर्कुलेशन फिर से रुकती, तो यहां पे फिर से आपका फिर धुआं इकट्ठा होने लग जाता है। और क्योंकि ठंडी हवा के अंदर मॉइस्चर भी होता है, तो आपकी बहुत ही जो धुंध बननी थी, धुंध की जगह
स्मॉग बन जाती है, फॉग की जगह स्मॉग बन जाती है, इसीलिए वो इतना ज्यादा डेंस हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जा रहा है? सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे आपके जिन्हें स्मॉग टावर कहते हैं ना वो लगा रहे हैं। स्मॉग टावर क्या करेंगे, हवा खींचेंगे यहां से और ऊपर को धक्का मारेंगे जोर से, ताकि हम जबरदस्ती अगर आसपास से आर्टिफिशियली हम इस एरिया में, इस इतने को एरिया में इतने सर्कुलेशन को चला पाएंगे। अलग अलग जगह पे अगर हमने पूरे शहरों में टावर लगा दिए, वो अपने अपने एरिया में ये पूरी सर्कुलेशन चला रहे होंगे, उस एरिया में आपके स्मॉग का असर कम हो जाएगा। अब देखो, चाहे टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी एडवांस हो, नेचर से बड़े तो नहीं है हम, तो हम असर कम कर देंगे स्मॉग का। स्मॉग खत्म तभी होगी जब आपके विंटर्स में स्मॉग तब जाके खत्म होती है जब दिवाली के बाद बारिशें आती हैं। बारिश इसी कारण आती है क्योंकि ठंडी हवा एक टाइम के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर उससे तूफान आते हैं। वो आपकी ज्योग्राफी का प्रिंसिपल है, वहां जाके करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे इसे तो ये चीज क्लियर होगी, स्मॉग कैसे होती है। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट एक कन्वेंशन है आपकी, और उसके बारे सारा प्रिंसिपल भी साथ में, बमाको कन्वेंशन। ये देखो, ये पेपर में डायरेक्टली न्यूज़पेपर में नहीं आई हुई थी, पर ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिस तरीके से आपको पेपर में बन सकते हैं कि बमाको कन्वेंशन क्या है, पेपर में डायरेक्टली आ गई। पहले पेपर में आज न्यूज क्या थी वो बता दूं आपके ना। कुछ साल पहले जापान में एक न्यूक्लियर प्लांट था जो फटा था, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये सारा फट गया था। वहां पे इसके सिर्फ रेडियो एक्टिव ना मटेरियल पड़ा हुआ है। अब जो आपके न्यूक्लियर साइट्स होती हैं या जहां पे भी न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियर हम एनर्जी जिससे बनाते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर फिशन। देखो, आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो तरीके की है आपके, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक जगह न्यूक्लियर फिजन। यू और आई का फर्क है बस। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है जहां दो छोटे एटम्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे में, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये होता है आपके सन के ऊपर। ठीक है, जहां पे आपका सन जल रहा है वो इसी तरीके से जल रहा है। अब इस एनर्जी का फायदा ये है कि ये ना क्लीन एनर्जी है, इसका कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं रहता, बिल्कुल साफ एनर्जी होती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है, मतलब रेडियो एक्टिविटी से हमें क्या फर्क पड़ता है इंसानों को, अगर कोई जगह रेडियो एक्टिव है। देखो, अगर लेट्स सपोज हम बाई चांस किसी रेडियो एक्टिविटी वाली जगह पे एंटर कर जाएं, क्या असर है इंसानों पे, सारे जानवरों पे ये है। हमारे जो अंदर छोटे छोटे से हमारे लिविंग टिश्यूज हैं, वो सारे टिश्यूज ना डिके होने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं। तो थोड़े ही टाइम में पहले इंसानों को ऐसा, मतलब जानवरों को सेम ऐसा लगने लगता है जैसे तबीयत खराब हो रही है अंदर, पर हो क्या रहा है, सारी बॉडी के अंदर जो लिविंग सेल है हमारे, वो सारे फट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। वो जब सारे खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे, उसी के कारण डेथ आ जाती है। जो आपके सन के ऊपर न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, इससे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आती, ये बिल्कुल साफ एनर्जी है। तो हम इसे अर्थ के ऊपर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है। देखो, अगर अर्थ के ऊपर ये शुरू कर दी और लेट्स सपोज हम संभाल नहीं पाए, अभी क्या होता है कि अगर हम फिजन को नहीं संभाल पाते, वो फट जाता है, रेडियो एक्टिविटी फैल जाती है। पर अगर इसे ना संभाल पाए, पूरी अर्थ आपकी इस तरीके से जलने लगेगी जैसे सन जलता है। तो अभी ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, आपके कुछ इलाकों में किया जा रहा है। 2-3 महीने पहले अगर आपने वैसे ही सोशल मीडिया या कहीं पे भी देखा होगा, आपके चाइना ने एक आया था ना कि आर्टिफिशियल सन बनाया, आर्टिफिशियल सन बनाया। वो आर्टिफिशियल सन क्या चीज है, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल सन, वो इसे रेफर कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन को।
ये जो रिएक्टर है ये सन की तरह ही चलेगा और ये हमें अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि अगर ये ना कंट्रोल कर पाए तो सारे की सारी अर्थ भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आज तक मतलब और भी कंट्रीज इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं, पर चाइना ने सबसे ज्यादा टाइम चलाया उसे 52 सेकंड्स, वो मैक्सिमम है। ठीक है, अगर 1 मिनट चल जाए तो ऐसा चांस है कि पूरी अर्थ जल जाएगी। तो इस कारण बहुत संभाल के उसे चलाना पड़ता है। बस चलाते हैं, वो 52 सेकंड्स के अंदर तुम्हें सारी रीडिंग्स नोट डाउन करनी है, क्या क्या रीडिंग्स आ रही है, तभी अगली बारी चला पाओगे। ठीक है, क्या क्या और सेफ्टी चाहिए, क्या क्या, तो साइंटिस्ट ये कर रहे हैं इस टाइम। पर ये जिस दिन बन गई, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम अर्थ के हर इलाके तक फ्री बिजली तक पहुंचा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है फिजन, जो हम करते हैं। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दो हिस्सों में टूटता है। देखो, जब भी एटम्स जुड़ते हैं या एक मॉलिक्यूल दो एटम्स में टूटता है, ये इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी। वही एनर्जी जो निकल रही है ना, उसे ही हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो ये बार बार वहां पे रिएक्शन हो रहा है, टकरा रही है ये चीजें, अलग होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वही ये चीज हो रही है। ये होता है फिजन। इसकी सबसे बड़ी कमी है कि एक टाइम के बाद जिस मटेरियल को तुम यूज कर रहे हो ना, जैसे यूरेनियम को हम यूज करते हैं, उसका पीछे वेस्ट रह जाता है। अब जो यूरेनियम का वेस्ट है, देखो हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं कि प्लास्टिक्स को एनवायरनमेंट में ना फेंको, एनवायरनमेंट में खत्म नहीं होते। प्लास्टिक्स तब भी 150 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। जो यूरेनियम होता है ना, ये 1200 साल लेता है खत्म होने के लिए। यानी कि आज अगर तुमने जो यूरेनियम यूज किया, वो 1200 साल बाद जाके खत्म होगा उसका वेस्ट। तो इसके कारण इनके अंडरग्राउंड चेंबर्स बना के वहां सारे वेस्ट रखने पड़ते हैं, ताकि लोगों के कांटेक्ट में रेडियो एक्टिविटी ना आ जाए, तुम्हारी हाफ लाइफ ना होनी शुरू हो जाए। हाफ लाइफ का मतलब होता है चीजों का डिके होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके चलते हुए आपके एक कन्वेंशन है अफ्रीका की। देखो होता क्या था, पहले अमीर देश क्या करते थे, अमेरिका जैसे देश, खुद को ये वेस्ट ना संभालना पड़े, ये गरीब देशों कहते थे कि हम तुम्हें साल के $10 मिलियन देंगे, अपने यहां पे रख लो ये सारा वेस्ट। पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जिस देश में यूरेनियम रखा जा रहा है, एक तो वहां की इन्वायरमेंट खराब हो रही है, अगर वो किस दिन यूरेनियम दोबारा से रिएक्ट कर गया, ब्लास्ट भी हो जाएगा। तो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से ज्यादातर देश अफ्रीका में पड़ते हैं। तो इन सारे अफ्रीका के देशों ने मिलकर एक कन्वेंशन साइन की थी, जिसे बमाको कन्वेंशन, जहां पे सारे अफ्रीका के देशों ने कहा कि अफ्रीका के अंदर कोई भी ऐसा हैजार्डियस वेस्ट इंपोर्ट नहीं होने देंगे। यानी कि किसी भी देश में ऐसा कोई भी वेस्ट नहीं आएगा जो आगे जाके हमारी इन्वायरमेंट या हमारी पॉपुलेशन को हार्म कर सके। तो इसके ऊपर आपके सारे देशों ने इनने साइन किया है और ये इसे फॉलो करते हैं। क्लियर है, यही चीज को यहां लिखा हुआ है। कोई भी डाउट? तो इस कंटेक्स्ट में ये चीज क्लियर है? किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो यहाँ पे किसी को भी? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।